नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और वो स्रोत कौन कौन से हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है, यानी प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलो शुरू करते हैं। इतिहास को समझने की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? प्राचीन भारतीय इतिहास हमारे वर्तमान और भविष्य को समझने की कुंजी है। हमें अपने धर्म और संस्कृति को समझने में सहायता मिलती है। इतिहास से जैसे चाणक्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों से राजनीतिक और प्रशासनिक शिक्षा मिलती है। इतिहास में हुई भूलों और सफलताओं से हमें सीख मिलती है, इसलिए इतिहास को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। प्राचीन भारतीय इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कोलॉजिकल सोर्स। पुरातात्विक स्रोत वे भौतिक वस्तुएं होती हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है और इनके प्रमाण लिखित रूप में नहीं होते हैं, उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इसको हम अभी आगे और अच्छे से समझेंगे। दूसरा है हमारा वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वे ग्रंथ या किताबें होती हैं जो धर्म के साथ साथ उस समय की जानकारी भी देती हैं जो इतिहास में घटनाएं हुई थीं, और इनकी जानकारी लिखित रूप में होती है ग्रंथों में, किताबों में। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अभिलेख अशोक के शिलालेख और हर्षवर्धन के अभिलेख। अशोक के शिलालेख से हमें क्या पता चलता है? मौर्य वंश के बारे में, कलिंग युद्ध, अशोक की धर्मनीति और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है। वहीं हर्षवर्धन के अभिलेख से हमें हर्षवर्धन के वंश और उसके साम्राज्य के बारे में पता चलता है। जैसे वो पहले शैव धर्म में थे और फिर बाद में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, यानी वो बौद्ध धर्म में आ गए थे। हर्षवर्धन गरीबों को दान करता था। अस्पताल, धर्मशालाएं और विद्यालय ये सुविधाएं देते थे गरीबों को। गरीबों के प्रति उनका भाव बहुत ज़्यादा दयनीय था। तो ये अभिलेख और शिलालेख जो होते हैं वो पुरातात्विक स्रोत होते हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है, या बोल सकते हैं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन के बारे में अगर हम और बात करें तो हर्षवर्धन का प्रशासन संगठित और व्यवस्थित था। उसने शासन को राज्य, जनपद और ग्राम में 3 भागों में बांट रखा था। हर्षवर्धन जो थे वो चीन के सम्राट से भी संपर्क रखते थे। चीनी यात्री हेंगसोंग ने अपनी पुस्तक में हर्ष के दरबार का वर्णन किया है। दूसरे जो स्रोत हैं पुरातात्विक स्रोत वो हैं सिक्के यानी कॉइन्स। सिक्के हमें इतिहास के बारे में बहुत जानकारी देते हैं, जैसे राजा कौन था, उसका राज्य कहाँ तक था, वह किस धर्म को मानता था, उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी और लोग कितने विकसित थे। ये सब हमें सिक्के से पता चल जाता है, यानी जो पुराने ज़माने के कॉइन्स होते हैं। सिक्कों का धातु और ढलाई तकनीक से हमें उस समय के धातु कर्म और विज्ञान के बारे में भी पता चलता है। तो सिक्के से हमें ये सब जानकारी मिलती है। इसी तरीके से हमें स्मारक और मूर्तियों से भी, जो पुराने ज़माने की मूर्तियाँ लोग बनाते थे उनसे भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती हैं कि पहले कैसी कला थी, कैसे लोग बनाते थे, कितनी कठिनाई से पत्थरों को काट काट कर बनाते थे और कितना हुनर होता था उन लोगों में, और वो किस तकनीक का उपयोग करते थे। ये सब हमें पता चलता है मूर्तियों से। और जो पुरातात्विक स्रोत जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, नालंदा, ये हमें खुदाई के दौरान मिले हैं। इनसे भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है कि पहले के लोग कैसा जीवन जीते थे, कैसे मकान बनाते थे, और उनका जो खेती करने का तरीका था वो कैसे करते थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे। ये सारी जानकारी हमें इन स्रोतों से पता चलती है, पुरातात्विक स्रोतों से। अब हम बात कर लेते हैं साहित्यिक स्रोत यानी धार्मिक स्रोत की। धार्मिक किताब में पहले धार्मिक ग्रंथ आती हैं। धार्मिक किताबों से जीवन शैली, रीति रिवाज, संस्कार और परिवार जीवन के बारे में पता चलता है हमें कि वो पहले के लोग कैसे जीवन यापन करते थे और पहले किस धर्म को लोग ज़्यादा मानते थे और कैसे कौन कौन से धर्म थे, इन सब के बारे में हमें पता चलता है। विदेशी लोगों का विवरण, यानी जो लोग भारत में आए थे और उन्होंने उनके बारे में अपना विवरण दिया, अपना विचार दिया, वो भी इसके प्रमुख स्रोत हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के। उनमें से मैं आपको कुछ बताता हूँ जो महत्वपूर्ण हैं। जैसे यूनानी यात्री मैगस्थनीज, ये 4th सेंचुरी BCE में आए थे। चंद्रगुप्त के समय भारत आए थे और उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत का वर्णन किया है। उन्होंने मौर्य साम्राज्य, नगर व्यवस्था, कृषि, समाज और सैनिक संगठन के बारे में बताया है अपनी पुस्तक इंडिका में। चीनी यात्री हैं फैहान, ये 5th सेंचुरी CE में आए थे। ये फैहान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय बौद्ध धर्म के ग्रंथों की खोज में भारत आए थे और उन्होंने धर्म, शिक्षा, न्याय और लोगों के जीवन के बारे में बताया। भारत के लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि भारत के लोग सरल जीवन जीते हैं और कठोर दंड नहीं पाते हैं। इसी तरीके से एक चीनी यात्री और हैं
हैंगसोंग ये 7वीं सेंचुरी CE में आए थे, हर्षवर्धन के समय आए थे और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में इन्होंने अपनी किताब में बहुत कुछ बताया है। हर्षवर्धन जो थे उनके प्रशासन और बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रणाली के बारे में बताया है इन्होंने। इसी तरीके से एक और विदेशी यात्री थे अल-बिरूनी, जो 11वीं सेंचुरी CE में आए थे। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे और अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में भारतीय समाज, भारतीय धर्म और खगोल विज्ञान भूगोल की चर्चा की है इन्होंने, ठीक है, अपनी पुस्तक में। इनके बाद आए थे इब्न बतूता। इब्न बतूता एक विदेशी यात्री थे और ये 14वीं सेंचुरी में आए थे भारत में। इन्होंने अपनी पुस्तक रिहेला में दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत की न्याय व्यवस्था, नगरीय जीवन आदि के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो ये हैं विदेशी विवरण, यानी विदेशी यात्रियों द्वारा जो विवरण दिया गया है, विचार दिया गया है वो। इनसे भी हमें प्राचीन भारत के बारे में बहुत जानकारी मिलती है, यानी विदेशी विवरण भी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का साहित्य। अगर आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म को डिटेल से पढ़ेंगे तो इसमें भी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे जैन धर्म जो है इसमें भगवती सूत्र और कल्व सूत्र जो पुस्तक हैं ये प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देती है। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।